चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब हमने किया था कि आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वो काफी इंपॉर्टेंट था। चलो शुरू करते हैं। एक मिनट, उनको सर को बुलाना था। नहीं, अब जैसा अनुदेश होगा वैसा करना पड़ेगा ना, ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सर वो देखना तो स्क्रीन थोड़ा सा शो नहीं हुई। ठीक है। चलो ये शुरू करते हैं। हमने क्या किया था? एक तो हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से आपका क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हमने किया था इंडिगो मूवमेंट और फिर हमने किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद अब आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई है वो हम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ आज हम देखेंगे कि आपका जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसके बाद क्या हुआ कि 1905 में आपका क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये आपका कब हुआ था? 16 अक्टूबर आपका 1905 में आपका ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और ये बहुत बड़ी एक इंसिडेंट थी। और ये क्या था? ये पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था, दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये किसने किया था? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड किया था। यानी कि पार्टीशन मतलब अलग करना, डिवाइड करना। कि लॉर्ड कर्जन इसका पार्टीशन किया था। ये कौन थे? वॉइस रॉय थे इंडिया के। ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। और इन्होंने क्या किया इसमें? अब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, हम दो तरह से देखते हैं। अगर तो हम करें अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से बात, इंग्लिश और ये आपका इंडियन, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, इंग्लिश पर्सपेक्टिव से तो हमारे को ये पता लगता है, अंग्रेज लोग तो ये कहते हैं जो बंगाल है, बंगाल was a largest state in terms of area and population. भाई एरिया वाइज भी बंगाल सबसे बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज भी। इसलिए मतलब इसका क्या है, इसको जो है पार्टीशन की, ये उनका ओपिनियन था। और इन्होंने कहा कि इट वाज, यानी कि लॉर्ड कर्जन का ये ओपिनियन था, इट वाज पार्टीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया गया था? बंगाल का पार्टीशन किया गया। अगर हम इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, बंगाल एक ऐसा स्टेट था वहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल रही थी और वहां पे एक मास मूवमेंट होने के चांसेस थे। इसलिए क्या हुआ था कि जो इंडियंस है वो इसके बारे में उनका क्या ओपिनियन था कि क्यों पार्टीशन किया गया? इट वॉज पार्टीशन टू शेटर द, शेटर मतलब चकनाचूर कर, शेटर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शेटर करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। और यहीं से शुरुआत हो गई थी किसकी? पार्टीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। अब इस दौरान आपका क्या हुआ कि ये जो आपका पार्टीशन हो गया भाई, तो पार्टीशन जब हुआ तो बहुत सारे जो लीडर्स थे इंडिया के, मेनली आपके जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज को अपोज किया कि भाई नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी दौरान हमारे को ये भी पता चलता है कि जो 60,000 पीपल थे, पीपल ऑफ इंडिया गेव पेटिशन, पेटिशन मतलब एप्लीकेशन, टू वॉइस रॉय नॉट टू पार्टीशन बंगाल, कि बंगाल का विभाजन ना करो। लेकिन उसने तो कर दिया था। 16 अक्टूबर आपका 1905 को ऑपरेशनल हो गया। ठीक है। अब ये घटना जब हुई तो इसमें हमारे को हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिलती है। बट कुछ एक जो मुस्लिम जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि भी अंग्रेज तो हमारे फेवर में काम करने हैं, इसलिए हमारे को अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि वैसे तो इसमें हम ये देखेंगे कि मतलब आपको जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स ties rakis on each
each other's race, each other races as symbol of their unity. इतनी सी बात। मतलब हिंदू और मुस्लिम में उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे की कलाई पे राखियां बांधी थी एज द सिंबल ऑफ देयर यूनिटी, ताकि वो ब्रिटिशर्स को काउंटर कर सके, अपोज कर सके। ठीक है। और इसी दौरान हम देखेंगे जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, एक सॉन्ग भी लिखा था, एकला चलोरी ओमार सोनार बांग्ला। तो उसमें आपका क्या था, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, हिंदू मुस्लिम को एक करना था, है ना, ताकि आपका ये पार्टीशन ऑफ जो बंगाल है वो रोक दिया जाए। पर इसको तो कर दिया गया भाई, ये तो एक घटना थी, इसी से हमारा क्या है, देश का विभाजन भी हुआ। लेकिन आपका क्वेश्चन तो ये था कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम तो बंगाल का पार्टीशन कब हुआ है, 1905 में, और फॉर द सेकेंड टाइम कब हुआ था वो, आपका 15 अगस्त 1947। ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था कि भाई फॉर द सेकेंड टाइम कब डिवीजन हुआ है। मतलब आपका जो बंगाल का विभाजन है पहली बार तो कब हुआ, वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को। और फॉर द सेकेंड टाइम कब डिवाइड किया गया, तो इंडिया से कब अलग हुआ, वो हुआ 15 अगस्त 1947। ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि भाई जब पार्टीशन हुआ, मुस्लिम से बहुत सारे ऐसे मतलब नवाब वगैरह थे, उनको ये लगा कि अंग्रेज तो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई नहीं, अब हमारे को सिर्फ क्या करना चाहिए, एक अलग से हमारे को एक पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि हम क्या मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बनी थी, जो कि एक सबसे बड़ी ब्लंडर थी आईएनसी की। तो उसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। आपका मुस्लिम लीग बनी थी और ये आपका 1906 में बनी थी। एक तो ये घटना हुई। अब ये मुस्लिम लीग है, ये आपका किसने बनाई थी, इट वॉज, नहीं जिन्ना तो इसमें बाद में आया, क्योंकि जिन्ना तो पहले क्या था, कांग्रेस में ही था। तो इट वॉज फाउंडेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। दूसरा इसमें कौन था, मोहसिन उल मुल्क एंड आगा खान। तीन लोगों ने ये बनाई थी। और किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ देन वॉइस रॉय, उस टाइम का जो वॉइस रॉय था कॉल्ड, उसका नाम क्या था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। और लॉर्ड मिंटो सेकेंड आपका वो वॉइस रॉय था जिसने इंडिया में क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ लॉर्ड मिंटो जो सेकेंड था, ही अडॉप्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया। और इस मुस्लिम लीग को बनाने का एक और भी कॉज था, वो कॉज ये था, अब जैसे आप हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो ज्यादातर जो उसमें लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आपका हिंदू थे। ठीक है। तो इसलिए आपका जो लॉर्ड मिंटो सेकंड है, उसने क्या किया, प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया इसको, इनको जो मुस्लिम लीडर्स थे, कि भाई आपका जो कांग्रेस है वो एक आपका हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए क्या हुआ था कि उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। और क्योंकि इसी दौरान आपको ये भी पता है कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था, और मुस्लिम के जो काफी सारे लीडर्स है, उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया कि भाई हम कांग्रेस को सहयोग नहीं करेंगे भाई आगे, है ना, कोऑपरेट नहीं करेंगे मूवमेंट। तो फिर आपका क्या हुआ कि हम एक घटना, एक डेवलपमेंट है जो आपका मूवमेंट के दौरान ही हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक बनारस सेशन हुआ था, बनारस सेशन ऑफ आईएनसी। ये आपका 1905 में एक बात है, ये कब हुई है आपका, ड्यूरिंग आपका मूवमेंट, यानी कि ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अब ये जो बनारस सेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया था सेशन का, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और उन्होंने क्या किया, उनको आपका जो गांधी जी थे, गांधी जी को गांधी जी का जो पॉलिटिकल गुरु है वो हम किसको कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहां मैं लिख भी रहा हूं कि मतलब ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी एंड जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का जो पॉलिटिकल गुरु था, या गांधी जी का जो पॉलिटिकल गुरु थे, वो तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब ये जो सेशन है ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में क्या हुआ था, इन दिस सेशन द स्लोगन, स्लोगन मतलब नारा दिया गया, स्लोगन फॉर स्वदेशी was raised, and thus Swadeshi and boycott movement was launched. मतलब आपका जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है उसको इंडिया में शुरू कर दिया गया था। क्यों किया गया था, इन ऑपोजिशन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का क्योंकि विभाजन करना था, हुआ था, है ना, उसके ऑपोजिशन में आपका ये मूवमेंट चला। अब अगर स्वदेशी की बात हो रही, स्वदेशी का मतलब क्या हो गया, हमारी अपने देश की जो चीजें होगी, अपने हमारे रूल्स हो गए, अपना हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, अपना हमारा कोई जैसे आर्बिट्रेरी कोर्ट है, पंचायत वगैरह होगी, है ना, कि भाई हमने उन चीजों को ही बनाना है, उनका ही यूज करना है, अपनी चीजें खुद बनानी है हमने। भाई अंग्रेजों का जो गुड्स होगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। अगर मैं इसमें प्रोग्राम में लिखूं, इसके प्रोग्राम क्या थे, यहां मैं लिख रहा हूं प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट। अब इसमें प्रोग्राम हम देखेंगे, एक तो आपका क्या था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स का मतलब देशी जो सामान था उसको क्या किया, बहिष्कार किया गया, उसको बोन फायर किया गया, उसको जलाया गया। दूसरा इसमें क्या था, दूसरा था इसमें अडॉप्शन ऑफ स्वदेशी, मतलब अपने देश की चीजें बननी शुरू हो गई थी। लोग क्या करते थे, मैनुअली, जैसे आपका कोई चरखा वगैरह लेके खुद कपड़ा वगैरह बनाना शुरू कर दिया, है ना। और जो आपका होम इंडस्ट्रीज थी उनको भी प्रमोट किया गया, लोग मैनुअली चीजें बनाने लगे घरों में और लोग उनको खरीदने लगे, नेशनल इनकम क्या थी उससे बढ़ गई। फिर इसमें आपका तीसरा क्या था, बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपके जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनका बहिष्कार किया गया था। यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनका भी क्या था, लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी क्या थी, एजुकेशन छोड़ दी थी उस दौरान। फिर इसमें आपका है बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स एंड असेंबलीज, जो सभाएं वगैरह थी उनका भी बॉयकॉट होने लगा था। और इसी दौरान आपका क्या आया था, कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसको भी क्या था, शुरू किया गया, नेशनल एजुकेशन। यहाँ के जो वॉरियर्स वगैरह थे उनको मतलब करिकुलम में शामिल किया गया, उसके बारे में लोग पढ़ने लगे थे। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है भाई आपका बड़ा सक्सेसफुल ये चला। इसमें हम देखेंगे, जैसे अगर मैं लीडरशिप की बात करूं, इसके जो लीडर्स थे, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने लीड किया था। जैसे अगर मैं बोलूं कि पंजाब में इसको किसने लीड किया था,
लाला लाजपत राय ने, और अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे? अंकल ऑफ भगत सिंह थे। फिर आपका जैसे दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में इसके जो लीडर थे उनका नाम था सैयद हैदर राजा, ठीक है, इन्होंने इसको किया था। और पूना में ये जो मूवमेंट है ये किसने लीड किया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब ये मूवमेंट तो क्या था भाई, चला हुआ था, ये अभी खत्म नहीं हुआ मूवमेंट, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस था। क्यों? पार्टीशन ऑफ बंगाल तो आगे आपका कब, आपका 1911 में आपका एन्यूल हुआ, कैंसल हुआ। ये इतनी सी बात क्लियर हुई थी। अब देखिए, जब ये घटना हुई, एक कांग्रेस का और सेशन हुआ था, 1906 की बात है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी 1906, एक सेशन। अब इस सेशन में क्वेश्चन तो आपको ये आएगा कि प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को इसमें क्या बनाया गया था? अध्यक्ष इस सेशन का बनाया गया था। इसमें क्या हुआ था? इन दिस सेशन द स्लोगन फॉर स्वराज वॉज रेज्ड, यानी कि इसमें आपका स्वराज का स्लोगन दिया गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन भाई स्टूडेंट ने गलत कर दिया कि आपका जो टर्म स्वराज है वो फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी इंडिया के अंदर? तो यहीं पे मैंने आपको उसका आंसर भी लिख दिया कि टर्म स्वराज वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड एक चीज और भी याद रखनी है, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा पहली बार किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जो टर्म स्वराज है वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना। उन्होंने तो स्लोगन दिया था, उन्होंने तो स्लोगन ये दिए थे भी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मोस्टली लोगों ने क्या किया? उसी ऑप्शन को ही क्या था, मार्क किया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने क्वेश्चन को क्या याद रखना है कि भाई जो स्वराज टर्म है वो फॉर द फर्स्ट टाइम आपका कब यूज की गई थी? वो आपका किसने यूज की थी? दादा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन आपको ये पॉपुलराइज कब हुई थी? जो कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी 1906 हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब क्योंकि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी जो क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे भी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी elected in the British House of Commons in 1895 फ्रॉम, कहां से इनको चुना गया था? फिन्सबरी इन लंदन, या इंग्लैंड भी लिख सकते हो, एज द कैंडिडेट ऑफ
कैंडिडेट ऑफ किस पार्टी का? लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे उनको एक फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र था लंदन के पास, वहां से उनको चुना गया था और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में वो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अब ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का भी सारे लोगों को समझ नहीं आया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इंडिया में संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ पे हम संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका टू हाउसेज है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ब्रिटेन में भी उसी तरह का क्या है, लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि हमने इसी मेथड को अडॉप्ट किया है इंडिया में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां का लोकसभा थी, मतलब एक तरह से ब्रिटेन की, वहां पे इनको चुना गया था। कब? 1895 में चुना गया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इनके बारे में क्या था? एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन इनके बारे में ये पूछा गया था कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे, टू असेस द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले इन्होंने असेस किया था। एंड ही ऑल्सो propounded द ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? इन्होंने ड्रेन थ्योरी इन हिज बुक, बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, अब ये उन्होंने मतलब क्या किया? उन्होंने मतलब नेशनल इनकम को भी फॉर द फर्स्ट टाइम असेस किया था, और जो ड्रेन थ्योरी है, जो क्वेश्चन पूछा गया था ड्रेन थ्योरी, ये फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ही दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। और उनकी बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें दिया गया। और तीसरी बात, उनको क्या कहा जाता है? भारत का पितामह भी उनको कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, या ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको हम कह देते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अब क्या हुआ कि आपका जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो आइडियोलॉजीज आ गई थी, दो आइडियोलॉजीज आ गई थी। पहली आइडियोलॉजी क्या थी? उसको हम कहते हैं, मतलब एक को हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, एक को मॉडरेट कहते हैं। पहले तो ये एक ही थे दोनों, मतलब आपका कांग्रेस के ही एक्टिविस्ट थे या कांग्रेस के ही आपके मेंबर्स थे। लेकिन बाद में इनमें क्या था, एक थोड़ा सा बदलाव आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, कांग्रेस तो बहुत ज्यादा सबमिसिव हो रही है, वो तो अंग्रेजों के आगे झुक रही है। तो कुछ लोग जैसे एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे भाई ऐसा नहीं, हम बॉयकॉट करेंगे, विरोध करेंगे भाई गवर्नमेंट के हर पॉलिसी का, हर प्रोग्राम। तो इस तरीके से आपका दो तरह के जो फैक्शंस है, विंग है, वो आपका किस में आ गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और ये फैक्शन आपका प्रैक्टिकली कब फॉर्म हुए? जब आपका कौन सा सेशन हुआ था? सूरत सेशन ऑफ आईएनसी लिखने। नेक्स्ट आप लिखना सूरत सेशन ऑफ आईएनसी। और ये आपका कब हुआ? 1907, 1907 में आपका सूरत सेशन ऑफ आईएनसी हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक तो आपने ये याद रखना है, इसका जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे आपके रास बिहारी घोष। और दूसरी बात इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था? इन दिस सेशन कांग्रेस was divided into
टू फैक्शंस, दो गुटों में बंट गई थी फैक्शंस। दैट इज कौन कौन से थे? एक तो आपका मॉडरेट हो गया, मॉडरेट आपका हो गया नरम दल वाले, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल वाले। अब लेकिन इनका विभाजन क्यों हुआ भाई? ठीक है, विभाजन होने के कुछ कारण थे। विभाजन होने के क्या कारण थे? अगर हम मॉडरेट, यहां इसमें मैं मॉडरेट लिख रहा हूं, मॉडरेट क्या चाहते थे, और इधर लिख रहा हूं मैं एक्सट्रीमिस्ट। तो यहां हम देखेंगे जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट है, क्यों उनमें आपका वो एक रिफ्ट आ गई थी, एक दरार आ गई थी। मॉडरेट क्या चाहते थे? मॉडरेट चाहते थे जो आपका वेन्यू ऑफ सेशन है, वेन्यू ऑफ सेशन ये कहां पे चाहते थे? सूरत में, क्योंकि सूरत उनका गढ़ था, है ना, सूरत उनका गढ़ था। और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट वाले हैं वो वेन्यू कहां पे चाहते थे कि मतलब सेशन कहां हो, वो आपका चाहते थे नागपुर और पूना में, नागपुर एंड पूना, पुणे में, महाराष्ट्र में। एक तो ये कॉज था जिसकी वजह से आपके विभाजन हुआ था। दूसरा अभी इसमें क्या कॉज था? दूसरा कॉज था प्रेसिडेंट को लेके। ये प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे रास बिहारी घोष को, और ये बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को या बीजी तिलक। दो नाम इसमें हमारे को देखने को मिलते हैं। उनको ये सेशन का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट वाले, ठीक है। और एक और कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये विभाजन हुआ था, वो ये था कि जो मॉडरेट है, दे वांटेड टू कन्फाइन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जस्ट टू बंगाल। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसके लिए तो हमने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया था, इसको हमने एक नेशन वाइड मूवमेंट नहीं बनाना है, इसको हमने सिर्फ बंगाल तक ही करना है ताकि इस समस्या से बाहर आया जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट वाले थे वो क्या चाहते थे? दे वांटेड टू मेक इट अ नेशन वाइड मूवमेंट, नेशन वाइड मूवमेंट। वो इसको क्या बनाना चाहती थी? एक देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे। फिर आपका क्या हुआ था कि जो आपका मॉडरेट थे, मॉडरेट्स ने क्या किया? मॉडरेट्स प्रूव्ड देयर मेजॉरिटी, मेजॉरिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? सेपरेटेड फ्रॉम देम कब तक? अंटिल 1916, 1916 तक उनसे अलग हो गए। पर ये जो सेपरेशन थी ये दोनों के लिए, किसी को भी इसका फायदा नहीं हुआ, ना मॉडरेट को ना एक्सट्रीमिस्ट को। क्यों? क्योंकि जो यूथ है वो तो सारा किसके साथ जुड़ गए थे? एक्सट्रीमिस्ट के साथ। लेकिन जो कांग्रेस मेन जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो आपका वीक हो गई। तो ये चीज इससे हमारे को पता लगती है। ठीक है जी, ये बात समझ गए कि नहीं? मतलब आपका इस तरीके से आपका ये दो फैक्शन आपका बन गए थे इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये दोनों आपके बन गए। अब जब ये बन गए, बनने के बाद अब हमारे को ये पता लगता है कि आपका एक ब्रिटेन का जो किंग था जॉर्ज फिफ्थ, वो इंडिया की तरफ आ गया। अब इंडिया में जब आया तो उसका काफी मतलब वेलकम इंडिया में हुआ, और बॉम्बे में एक गेट वे ऑफ इंडिया भी है, उसको भी उसकी कोमेमोरेशन में बनाया गया था जॉर्ज फिफ्थ के एडवेंट की खुशी में। तो उसके लिए क्या हुआ था कि दिल्ली में एक दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, वो आपका हार्डिंग सेकेंड ने किया, तो उसकी वहां ऑपोजिशन हुई। ठीक है, तो कुछ एक जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था दरबार में। ओवरऑल तो मोस्टली लोग उसमें नहीं गए। फिर आपका क्या हुआ था, उस दरबार में आपका जो जॉर्ज फिफ्थ है, जो किंग है,
उसने ये पूछा कि भाई आपका जो ये लोग है, भाई मैं एक राजा हूँ ब्रिटेन का और कोई भी मेरे से मिलने के लिए नहीं आया, भाई ना मेरा यहाँ वेलकम हो रहा है प्रॉपर। तो फिर अब जो हार्डिंग सेकेंड है उसने कहा कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, इसलिए क्या था कि लोग आपके वेलकम के लिए नहीं आए, उन्होंने बॉयकॉट किया आपकी एडवेंट। तो फिर आपका क्या हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको इसी दरबार में एन्यूल किया गया था, कैंसिल किया गया था। तो यहाँ आपने नेक्स्ट आपने लिखना है, उसको हम दिल्ली दरबार कहते हैं। इसको मैं दिल्ली दरबार कह रहा हूँ, 1911 की बात है, या इसको मैं कोर्ट ऑफ दिल्ली भी कह सकता हूँ, कोर्ट ऑफ दिल्ली। अब ये जो कोर्ट ऑफ दिल्ली या दिल्ली दरबार है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था उस टाइम को जो वॉइस रॉय था उसका नाम हार्डिंग सेकंड था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय देन वॉइसरॉय called हार्डिंग सेकंड। और क्यों किया था? इन कमेमोरेशन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड एंड हिज वाइफ मैरी। उसकी वाइफ का नाम मैरी था। उनकी कमेमोरेशन में, उनकी याद में क्या था कि आपका जो दिल्ली दरबार है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, मतलब आपका जो ये था दिल्ली दरबार, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? हार्डिंग सेकेंड ने किया था, जो कि इंडिया के वॉइस रॉय थे। और क्यों किया था? इन कमेमोरेशन ऑफ एडवेंट ऑफ जॉर्ज फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड एंड हिज वाइफ मैरी। अब ये जॉर्ज फिफ्थ कौन था? किंग ऑफ इंग्लैंड था या किंग ऑफ ब्रिटेन था? ये इंडिया में आया हुआ था। और इसी की याद में क्या हुआ था कि जो गेट वे ऑफ इंडिया है बॉम्बे में, गेट वे ऑफ इंडिया, वो भी इसी की याद में बनाया गया था, इसकी एडवेंट की याद में, जॉर्ज फिफ्थ के यानी कि इंडिया की एडवेंट होने पर ये इसको बनाया गया था। और इस लेकिन ये आपकी क्यों फेमस है? इसमें क्या हुआ था कि इन दिस कोर्ट या इन दिस दरबार पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, उसको रद्द कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को इसमें रद्द कर दिया गया था। और बहुत सारे इंडिया के जो रूलर्स थे वो इसमें शामिल हो गए थे, इंक्लूडिंग आपका जैसे महाराजा पटियाला। महाराजा पटियाला ने क्या किया, इसको मैरी को एक डायमंड का नेकलेस दिया था उस तरह। ठीक है, ओवरऑल आपके जो रूलर्स होते थे उन्होंने क्या होता था, उन्होंने अपने थ्रोन को या अपनी रियासत को बचाना होता था, इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले हुए थे, क्योंकि रूल तो ओवरऑल इंडिया में किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो ये चीज हमारे को इसमें पता लगी। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, 1911 की बात है। और उसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुई थी, दैट वाज, उसको हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन ऑफ, उसको हम कहते हैं गद्दर पार्टी। आपकी गद्दर पार्टी बनी थी, ये आपका कब बनी है? 1913 की बात। लेकिन आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपका ये जो गद्दर पार्टी है किसने बनाई थी? एक्चुअली क्या हुआ था, इसको बनाने के पीछे क्या कारण था कि आपका जो 18th सेंचुरी का जो एंड था और 19th सेंचुरी की बिगिनिंग थी, उस दौरान बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं, इंक्लूडिंग आपका पंजाब के जो लोग थे, वो सारे आपके कहाँ शामिल हो गए थे? कहाँ मतलब बस गए थे? फॉरेन लैंड पे, कोई कनेडा में, कोई यूएसए में, कोई यूरोप में, कोई सिंगापुर, कोई मलेशिया। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपका नेशनल मूवमेंट चला हुआ था, तो उन लोगों में भी क्या थी? स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थी। और वो चाहते थे कि यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज है उनको सपोर्ट करे, उनको फंडिंग करे, उनको वेपन प्रोवाइड करे, ताकि हमारा देश आज़ाद हो जाए। इसी पर्पज के लिए क्या थी? गदर पार्टी बनाई गई थी। और ये किसने बनाई थी? आपने तो याद ये रखना है, उसमें जो क्वेश्चन है, इट वॉज फाउंडेड बाय, उनका नाम लाला हरदयाल था, जो पंजाब के थे, लाला हरदयाल।
on the advice of Son Singh Bakhna, on the advice of Son Singh Bakhna, ये उनका कंपेनियन था, उसकी सलाह पे बनाई थी कि भाई क्यों ना हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिससे हम जो अपने रेवोल्यूशनरीज है उनको हेल्प कर सकें। और ये कहाँ बनी थी? ये बनी थी आपका फाउंडेड एट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए। यूएसए में एक सैन फ्रांसिस्को जगह है, तो वहां पे इसको बनाया गया था। और वहां पर जो इनका जो हेड क्वार्टर है, वहां पे जो इनका हेड क्वार्टर है, किसका? गद्दार पार्टी का जो हेड क्वार्टर था उसका नाम क्या था, यानी कि ऑफिस का नाम। द नेम ऑफ देयर ऑफिस इन सैन फ्रांसिस्को, उसको हम क्या कहते हैं? युगांतर आश्रम। ये नाम पूछा गया था, युगांतर आश्रम। उनके ऑफिस को आज भी कहते हैं, आज को तो एक वो मतलब आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो युगांतर आश्रम उनके हेड मतलब ऑफिस का नाम था वहां। ठीक है, क्वेश्चन अब ये पूछा गया जैसे युगांतर आश्रम है या कि कहाँ पे बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, वलाला हदिया। और साथ में ये क्वेश्चन और पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि उन्होंने क्या किया था, एक वीकली न्यूज़पेपर भी निकाला था गद्दर के नाम से। और उन्होंने जो ये था आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857, इसकी 50th जो एनिवर्सरी थी उसके कमेमोरेशन में वो निकाला गया था। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दे ऑल्सो स्टार्टेड वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उसका नाम भी गद्दर था। इन कोमेमोरेशन ऑफ, क्यों निकाला गया? तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, कोमेमोरेशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट की याद में ये आपका, इसको क्योंकि उसके 50 वर्ष पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में क्या था, उन्होंने ये गद्दर नामक जो न्यूज़पेपर है वो निकाला गया था। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि ये जो न्यूज़पेपर है ये आपका किस में निकाला गया थी? उर्दू में निकाला गया थी। बाद में इसको कई भाषाओं में क्या था, आगे पब्लिश किया गया। ठीक है, फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब वर्ल्ड में इसको भेजा जाता था। और अगर हम देखें तो इसका जो मेन, इसको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गद्दर पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ गद्दर पार्टी, क्यों इसको बनाया गया था? इनका जो मेन फंक्शन था, इट्स मेन फंक्शन was to supply weapons and funds to, किसके लिए? रेवोल्यूशनरीज के लिए, जो क्रांतिकारी थे हमारे रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उनके लिए क्या था कि उन्होंने क्या किया, ये मतलब फंड भी प्रोवाइड करते थे और वेपन्स भी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये गद्दार पार्टी तो काफ़ी पॉपुलराइज हुई है। और आपका जो पंजाब है, पंजाब में भी इसका मूवमेंट चला था, यानी कि 1915 की बात है। तो यहाँ हमारे को ये पता चलता है कि जो गद्दार पार्टी है, गद्दार पार्टी also launched its movement in India under the leadership of यहाँ पे एक नाम आता है, उसको बोलते हैं हम रास बिहारी
बॉस, ठीक है। तो उसकी लीडरशिप में यहाँ एक मूवमेंट चला था, और उसने क्या किया, जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, वहाँ के जितने भी जो मतलब रेवोल्यूशनरीज थे उनको यूनिफाई करने में ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिविस्ट्स वर कॉट एंड हैंग्ड। और ये जो रास बिहारी बोस था, इसने क्या किया था, रास बिहारी बोस के बारे में बता रहा हूँ, वो कहाँ चला गया, ही फ्लेड टू जापान, वेयर ही फाउंडेड, जहाँ उसने क्या किया था, वेयर ही फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी, नेशनल आर्मी। वहाँ उन्होंने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसका रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद में किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ पे तो ये क्या थे, मोस्ट वांटेड थे, है ना। इनके ऊपर क्या था, बहुत बड़ा इनाम रखा गया था, और इसलिए यहाँ से भाग गए। भागने के बाद जापान पहुंचे, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज की यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। और ये किससे जुड़े हुए थे, गद्दर पार्टी से। और इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, कोई करतार सिंह सराभा था, भाई परमानंद था, उनको मोस्टली वो सभी को क्या थी, फांसी इसमें हो गई। अब दूसरा इसमें एक और मतलब जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है, वो आपका इसी गद्दर पार्टी से जुड़ा हुआ है, और उसको हम कहते हैं कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू इंसिडेंट। और ये घटना कब हुई थी, ये 1914 में हुई थी। ये जो घटना है ये आपका कब हुई थी, 1914 में हुई थी। और ये जो कामागाटा मारू है, इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, बट हिंदू न्यूज़पेपर में तो इसके बारे में काफी कुछ आता है। ये कामागाटा मारू आपका लिटरली क्या है, इट वॉज अ नेम ऑफ अ शिप, या इसको मैं बोलता हूँ शिप, ये कहाँ का था, जापान का, Japanese ship. It was a name of a Japanese ship which was used by the Gaddar party to supply weapons to revolutionaries in India। ये एक शिप का नाम था जो कि रेवोल्यूशनरीज के द्वारा क्या होता था, यानी कि गद्दर पार्टी के जो एक्टिविस्ट थे वो उसके द्वारा वेपन्स किसको प्रोवाइड करते थे, आपका जो इंडिया के रेवोल्यूशनरीज थी, इंडियन रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। अब लेकिन आपका ये जो शिप है, आगे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे इंडिया के, उनके वो अलग अलग कंट्री में थे, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स कहाँ चले गए थे, कनेडा। तो कनेडा के लिए क्या कंडीशन रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर कोई शिप दूसरी कंट्री से इंडियंस को लेके आपका कनेडा में पहुंचता है, तो वहां उसको रोकने नहीं दिया जाएगा, पोर्ट वहां पे उसको नहीं करने दिया जाएगा। सिर्फ वही शिप, मतलब आपका वहां पे पोर्ट हो सकता था वैंकूवर में, यानी कि कनेडा में, जो इंडिया से गया हो, ठीक है। तो अब लेकिन क्या था, डिफरेंट, कोई लोग सिंगापुर में थे, कोई आपका हांगकांग में थे, कोई मलेशिया में थे, तो उन सभी लोगों को क्या था, वो जाना चाहते थे वहाँ अपने किसी रिलेटिव के पास, है ना। तो लेकिन आपका क्या हुआ, अब जाने के लिए कोई सोर्स तो था नहीं। फिर क्या हुआ था, एक बिजनेसमैन था, उसका नाम बाबा गुरदीत सिंह था। उसने क्या किया था, इस कामागाटा मारू शिप को, जो कि जैपनीज शिप था, उसको हायर किया था। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि बाबा गुरदीत सिंह hired this ship from Hong Kong to carry a shipload of 376 passengers to
वैंकूवर इन कनाडा, ठीक है। हाँ 376 थे। अब ये जो 376 थे उनको कहाँ ले जाना था, कनाडा के लिए। और इसमें भी क्या था, इसमें आपका जो 340 है वो आपकी क्या थी, सिख। 24 इसमें मुस्लिम्स थे एंड 12 इसमें क्या थे, हिंदूज। 12 इसमें हिंदूज थे, ठीक है। तो ये इसमें आपका हिंदूज थे। तो अब इनको तो वहां पे रोकने नहीं दिया भाई। इनको कहा कि भाई जैसे ये वहां पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद क्या हुआ कि इनको वहां पे रोकने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप लोग क्या करो, सीधे यहाँ से कहाँ चले जाइए, वापस चले जाइए भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां भी चलाई और इन्होंने क्या किया, जो कोयला वगैरह होता था उसमें जहाज में, वो वहां पे पुलिस के ऊपर फेंका, ऑपोजिशन करी। पर फाइनली तो इनको कहाँ आना पड़ा, बड़ी मुश्किल से, बज बज आपका पोर्ट है बंगाल में, ये वहां आ गए थे और वहां पे फिर ये उतरने लगे। तो यहाँ भी पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां चलाई और मोस्टली को क्या था, लाइफ इम्प्रीजनमेंट यहाँ पे भी दी गई थी। तो इस तरीके से आपका ये जो इंसिडेंट है इसको मतलब हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी हाईलाइट किया जाता है और बाबा जो गुरदीप सिंह है उनके कंट्रीब्यूशन को कि कैसे उन्होंने लोगों को उस दौरान हेल्प करा, ठीक है। अब ये हमारे को इसमें पता लगा। तो फिर आपका क्या हुआ, इसके बाद, इस घटना के बाद जो ये आपका कामागाटा मारू इंसिडेंट थी, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ 1914 की बात कर रहे हैं, 1914 की बात है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा गांधीयन एरा शुरू हो गया, यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, गांधीयन एरा यहाँ पे थोड़ा शुरू हो गया, मतलब गांधी युग की यहाँ से थोड़ी सी बिगिनिंग हुई। अब कैसे हुई कि आपका 1914 में, जो आपने क्वेश्चन याद रखना है, जो गांधी जी है उनको केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। एक चीज इसमें थोड़ा सा आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और चीज लिखनी है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है और क्वेश्चन आया हुआ बुक में, तो ऐसा क्यों नहीं है। आपका ये जो आपका कामागाटा मारू इंसिडेंट है, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक आपका कमेटी बनाई गई थी फॉर द टू एग्जामिन द इंसिडेंट ऑफ कामागाटा मारू। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इसके जो कुछ मेंबर्स है वो क्वेश्चन आ रखा है। तो इसमें आपका 3 मेंबर्स कमेटी थी, इसमें 3 लोग थे और इसमें एक था आपका सोनलाल पाठक, सोनलाल पाठक था, और दूसरा था इसमें हुसैन रहीम, और तीसरा था इसमें बलवंत सिंह, बलवंत सिंह। 3 लोगों की कमेटी एक बनाई गई थी, बुक में तो ऐसा सच नहीं है बट क्वेश्चन में था ही। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी को ना किस नाम से ये लोकप्रिय है, इसको आप शोर कमेटी लिख दीजिए। सी शोर, समुद्री जो किनारा होता है, शोर कमेटी इसको हम कह देते हैं, शोर कमेटी इसको कहा जाता है। ये आपने कमेटी का नाम लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ गए बात, ये आपका क्योंकि क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर आपका इसमें थोड़ा सा मैंने गांधी नेरा जैसे मैं बता रहा हूँ, या आगे भाई थोड़ा गांधी जी का एडवेंट आपका इंडिया में शुरू हो गया। तो 1914 में क्या हुआ था कि जो टाइटल ऑफ केसरी हिंद was conferred on गांधी जी। गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया गया था, केसरी हिंद का, क्योंकि आपका वहां पे एक वॉर चला हुआ था इनका ब्रिटिशर्स का साउथ अफ्रीका में, और गांधी जी वहां पे गए हुए थे केस की पैरवी के लिए। तो वहां उन्होंने क्या किया था, वो जो आपका इंग्लिश जो आपका सोल्जर थे जो इंजर्ड थे उनको सपोर्ट किया था, उनको एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी थी, यानी कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड किया था। इसलिए गांधी जी को क्या था, केसरी हिंद का टाइटल वहां पे दे दिया था। और फिर क्या हुआ था कि 1915 में जो गांधी जी थे, गांधी जी केम टू इंडिया, वो भारत आ गए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वो इंडिया में आ गए थे। और
1916 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, फाउंडेड साबरमती आश्रम। ये आपका कहाँ बनाया गया था, एट अहमदाबाद इन गुजरात। आज भी है, ये लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनका जो सामान वगैरह है तो अभी भी रखा हुआ है प्रिजर्व करके, तो ये हमारे को इसमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा गांधीयन एरा की शुरुआत होगी, बिगिनिंग होगी। अब लेकिन इस दौरान, लेकिन गांधी जी उस दौरान तो इतने पॉपुलर नहीं थे, ना उनको कोई जानता था। ठीक है, क्योंकि उस दौरान तो किसका बोलबाला था, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक का। तो अभी जो मेन डेवलपमेंट थी वो आपका क्या हुई थी इस दौरान, वो हुई थी, उसको हम कहते हैं होम रूल लीग की। ये आपका कब बनी थी, 1960 में बनी थी होम रूल लीग। आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान भी बताया था कि भाई आपका जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम किसने की थी, वो की थी बीजी तिलक ने, और होम रूल बिल उसका नाम था। फिर आपको उसके बाद आपका जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था उसके द्वारा एनी बेसेंट ने भी करी थी। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें होम रूल बिल, क्योंकि इस तरह वो पॉपुलर हो गया। उन्होंने ये जो होम रूल था, कहाँ पे, हाँ स्वराज बिल, स्वराज बिल, या वो अलग अलग नाम उसके दिए गए, होम रूल बिल भी उसको कह देते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा अपना शासन हो, तो वो आपका स्वराज हो चाहे होम रूल हो, बात एक ही चीज है। स्वराज का मतलब ही अपना राज हो गया, होम रूल भी आपका अपना शासन हो गया, तो वो आपका बिल है। तो यहाँ हम देखेंगे जो होम रूल बिल है या होम रूल लीग, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये किसने बनाई थी, दो लोगों ने इंडिया में बनाई थी। और एक तो बनाई गई थी किसके द्वारा, एक बनाई गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, क्योंकि आपका जो, क्योंकि वो आयरिश लेडी थी और वहां पे एक होम रूल मूवमेंट चला था आयरलैंड में, मतलब आयरलैंड को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए। और दूसरी जो होम रूल लीग है वो आपका बनाई गई थी, किसने बनाई थी, बीजी तिलक ने। अगर मैं कहूं ये वाली जो एनी बेसेंट वाली थी, इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, और इसको हम कहते हैं होम रूल लीग। इसके साथ ऑल इंडिया नहीं लगेगा। अगर ऑल इंडिया होम रूल लीग पूछा हुआ है तो आपका एनी बेसेंट। ठीक है, अब ये वाली जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, इसने क्या किया था, इट वर्कड इन ऑल ओवर इंडिया। इसने पूरे भारत में काम किया था। और ये जो बीजी तिलक वाली थी, इसने किया था, इट वर्कड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में मेनली इसने काम किया। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और सेंट्रल इंडिया में कुछ पार्ट में, एंड सेंट्रल इंडिया लिख दें, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी उन्होंने, जो आपका नीचे महाराष्ट्र को टच करता है, तो वहां पे उन्होंने क्या था, इनकी होम रूल लीग ने काम किया। अब इन्होंने दोनों ने क्या था, न्यूज़पेपर भी निकाले थे। अब एनी बेसेंट ने क्या किया, दो न्यूज़पेपर निकाले, दो न्यूज़पेपर्स निकाले थे। और इसमें एक जो न्यूज़पेपर था उसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ, और दूसरा आपका क्या है, न्यू इंडिया। दो न्यूज़पेपर निकाले, ये दोनों इंग्लिश में थे। और जो बीजी तिलक है, इन्होंने भी दो न्यूज़पेपर निकाले थे, और इनकी न्यूज़पेपर के नाम तो पूछे गए थे, जैसे आपका मराठा एंड केसरी। अब मराठा और केसरी में से बताओ कौन सा मराठी में था, कौन सा इंग्लिश में था भाई।
हाँ जी। हैं? कौन सा इंग्लिश में था, कौन सा इसमें मराठी में था? केसरी वाला इंग्लिश में था। गलत। मराठी वाला इंग्लिश में था, क्वेश्चन ये पूछा गया था। और ये आपके एचजीएस में भी पूछा गया है हिमाचल में। तो आपका जो केसरी है वो ये आपके इंग्लिश में था। अब क्योंकि जो बीजी तिलक है वो कैसे लीडर थे भाई? बीजी तिलक आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में हम मेनली किसकी बात करते हैं? लाल बाल पाल की। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल हो गया, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक हो गया। तो वो आपके क्या हो जाएंगे? वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। तो ये जो बीजी तिलक है इन्होंने क्या किया था? बीजी तिलक ने और भी कुछ काम किए। इन्होंने क्या किया था कि 1893 में इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल शुरू किया था, जो आज भी पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र को यूनिफाई करने के लिए वो उन्होंने शुरू किया था। और फिर आपका क्या था? 1895 में उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया था, इंग्लिश में। नहीं, ये आपके इंग्लिश में था, और जो ये केसरी है इसको मराठी में लिखना है। मराठी। इधर मैंने इंग्लिश लिख दिया, मराठी आपने याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको मराठी बता दी। ठीक है, तो ये मराठी में आपका ये न्यूज़पेपर था। और इसके अलावा इन्होंने दो फेस्टिवल भी शुरू किए थे। आपका एक गणपति फेस्टिवल है जो 1893 में किया गया था, और दूसरा आपका शिवाजी फेस्टिवल। इसके अलावा इनकी दो बुक्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका है, इनकी जो पहली बुक है आर्कटिक होम इन द वेदास, और दूसरी है गीता रहस्य। ये बुक के नाम पूछेगी। गीता रहस्य भी इनकी बुक का नाम है, और आपका आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ये बड़ा सक्सेसफुली चला। ठीक है। और इसी दौरान तो क्या था, एनी बिसेंट को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया उसके कंपेनियन के साथ। और फिर क्या हुआ था, जो बीजी तिलक है उन्होंने क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया था कि भाई अगर आपने उसको, एनी बिसेंट या उसके कंपेनियन को नहीं छोड़ा तो एक बहुत बड़ा आपका क्या होगा, मास मूवमेंट इंडिया में चलेगा। और वो एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इसी दौरान तो इन्होंने कहा था, इन्होंने ये कहा था ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट, राज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बीजे तिलक ने कहा था। इतनी सी बात क्लियर होगी कि नहीं? समझ आई बात? हमने क्योंकि क्वेश्चन को मेनली टारगेट करना है, एग्जाम आपने क्लियर करना है। करवाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन आपको क्या है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को तो माइंड में रखना ही। अब देखिए ये वाली घटना हुई, होम रूल लीग बनी, और इंडिया में एक आपका क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है। वो भी एक कारण बना है कि आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया का आगे वो कारण बना। बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर है उसको कंडेम करते हैं। आपका एक लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी, और ये इंसिडेंट भी 1916 की है। या इसको बुकों में अगर आप देखोगे मोस्टली इसको हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ पैक्ट भी इसको कहा जाता है। और ये लखनऊ पैक्ट आपका क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है, ये जो पैक्ट है ये इसलिए फेमस है लखनऊ पैक्ट, क्योंकि क्या था, एक तो आपने इसमें जो याद रखने की जरूरत है, जो क्वेश्चन आ जाता है, एक इसका जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट इसका कौन था? ए सी मुजुमदार था। ए सी मुजुमदार, और उसका पूरा नाम अंबिका चरण मुजुमदार था। वो इसका प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ पैक्ट का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? ए सी मुजुमदार। और दूसरा इसका जो ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था? इट्स
ड्राफ्ट वॉज फ्रेम्ड बाय, किसने बनाया था ये? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि उस टाइम कांग्रेस पार्टी में था। उसने अपना कैरियर तो कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसको किसने भाई कहा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? वो सरोजनी नायडू ने कहा था इसी दौरान। तो आपने लिखने कि सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू addressed him as an ambassador of Hindu Muslim Unity, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक राजदूत। किसने उसको कहा है? ये कहा है एनी बेसेंट, इसने सरोजनी नायडू। ठीक है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन तो उसका भी बहुत रहा है भैया एनी बेसेंट। ठीक है, मतलब इसमें आपका अगर देखें ये तो ठीक है भाई, इसका जो वो आपका ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये सी मजूमदार प्रेसिडेंट थे। लेकिन इसमें हुआ क्या था भाई, इसकी डेवलपमेंट क्या थी, क्या क्या हुआ था? इसमें आपका जो एक्सट्रीमिस्ट है एंड जो मॉडरेट्स है वर यूनिफाइड, द्वारा से वो एक हो गए थे, वर यूनिफाइड अगेन। और दूसरा इसमें क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग जो इनकी अगेंस्ट थी कांग्रेस की, ऑल्सो डिसाइडेड टू सपोर्ट कांग्रेस इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम भी क्या करेंगे, हम लोग भी भाई कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका जो एक वीक पॉइंट था, इसका जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ऑफ लखनऊ पैक्ट क्या था? वो ये था कि कांग्रेस एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने क्या किया था कि मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है उसको स्वीकार कर लिया था। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मान लीजिए चंडीगढ़ में मान लो मुस्लिम भी रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी भी रहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था कि उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो वाला जो प्रोविजन है वो इंटेंशनली किसने लाया था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड, जो मैंने पीछे बताया। तो अगर आपको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपने ये भी याद रखना है कि आपका ना एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ये आपका 1909 में आया था। और इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी हम इसको कहते हैं। अब इसके द्वारा क्या हुआ था, क्वेश्चन अब इससे जुड़ा हुआ भी है, क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ये है कि इस काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था। एक पहली बात इसमें ये थी कि स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम, कितनी कर दी गई थी? 16 to 60 कर दी गई। स्ट्रेंथ ऑफ, आपने क्या लिखना है? लेजिस्लेटिव काउंसिल करिए, इसकी जगह आप लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दीजिए। अगर आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उस दौरान उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी कर दी थी? 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई थी। और दूसरा, इस एक्ट के द्वारा एक और चीज हुई जो क्वेश्चन आपको आ रखा था,
क्योंकि हम तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे को ये पता लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट was given to Muslims, given to Muslims। जो मुसलमान हैं उनको अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिए गए थे। इसको हम पृथक निर्वाचन भी कहते हैं। और तीसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कई जगह एग्जाम में पूछा गया था, इसी काउंसिल एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि वन इंडियन मेंबर कॉल्ड, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। प्रसन्न सिन्हा was for the first time elected in executive council of viceroy। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें क्या था, एक आदमी जिसका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उसको चुना गया था। क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने बोला ना अभी कि भाई आपका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें चुने जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? वो थे, हाँ जी, दादा भाई नौरोजी। वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के बारे में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन ये था कि ये ओनली इंडियन था, ही वॉज द ओनली इंडियन, he was the only Indian who was appointed as Lieutenant Governor of Bihar and Governor of Bengal। इन कब किया गया था इनको? 1921 में। एकमात्र ये ऐसी आदमी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय को, भाई क्योंकि गवर्नर तो किसको बनाया जाता, सिर्फ अंग्रेजों को ही बनाया जाता था, इंडियंस को नहीं बनाया जाता था। तो ये बात इसमें हमारे को पता लगती है। तो ये आपने याद रखनी है अभी चीज, ये क्वेश्चन आए हुए, ये समझ की बात की नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट का पता लगा। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो इंडिया में किसके द्वारा आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, किस एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बेटर नोन एज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। उसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कह देते हैं। समझ की बात है। अब देखिए नेक्स्ट, ये इतनी सी घटना हुई भाई, और सेपरेट इलेक्टोरेट तो किसको दे दिया गया? मुस्लिम्स को। और लखनऊ पैक्ट हुआ था क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये अश्योर किया कि भाई हम किसको सपोर्ट करेंगे मास मूवमेंट में? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने भी क्या किया, इमोशनल होके उनकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है वो मान ली। उसके बाद तो फिर उनकी डिमांड्स बढ़ती ही गई। उसी का रिजल्ट था आगे कि आपका पार्टीशन ऑफ क्या था, इंडिया हो गया था। ये चीज हमारे को पता लगती है। अब इसमें नेक्स्ट इसमें हमारे को ये पता लगता है कि जब आपको वो होम रूल लीग के बारे में बात बताई, होम रूल लीग आपका किसने बनाई थी? एनी बेसेंट या बीजी तिलक ने। अब उन्होंने, वो सही है कि भाई वो उन्होंने वो बॉडीज बनाई लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। वो उन्होंने जो ग्रुप है वो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बनाए थे। लेकिन क्या हुआ कि आगे, क्योंकि उसको तो पकड़ लिया गया था एनी बेसेंट को, मास मूवमेंट थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रुक गया था। अब रोकने के बाद आपका क्या हुआ था, एक मॉन्टेगू डेक्लेरेशन हुई थी 1917। मॉन्टेगू डेक्लेरेशन, मॉन्टेगू डेक्लेरेशन हुई थी। और ये आपका कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अब ये मॉन्टेगू डेक्लेरेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है।
आपका जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन है ये आपका काफ़ी मतलब आपका इंडियंस को इसका इंडियंस ने इसका विरोध किया, मेनली आपका बीजे तिलक। इसमें क्या कहा गया था लोगों को, भाई आपका मूवमेंट ना हो, लोगों को खुश करने के लिए मॉन्टेगू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मैंने आपको बताया ना एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, तो आपका एक होता था वायसरॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो कौन था, वो आपका मॉन्टेगू था, ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इसने क्या कहा इंडियंस को खुश करने के लिए कि इसने ये कहा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मेंबर्स would be increased in all branches of administration कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की जो हर ब्रांच है उसमें क्या होएगा कि उसमें जो इंडियंस है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है आपका बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके बारे में, तिलक ने क्या कहा था, तिलक ने इसके बारे में कहा था अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन। वो स्टेटमेंट पूछी हुई थी, अ सनलेस डॉन। ठीक है, कि भाई आपका सूर्य वहीन सन रहित एक आपका सुबह की बात इसमें की गई है और तिलक ने इसको ये कहा था। और एनी बेसेंट ने इसके बारे में क्या कहा, एनी बेसेंट ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर and India to access and India to accept। ये आपका स्टेटमेंट्स पूछी गई, ये क्वेश्चंस में आपको आएगा, ये आपका क्वेश्चंस में आपको पूछे गए थे ये चीजें, तो ये आपने ध्यान में रखा। अब क्योंकि 1917 की बात है और 1917 में क्योंकि जो गांधी जी थे उनका एरा भी अब शुरू हो गया था और आपका एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना, वो आपका कहाँ हुआ, बिहार में। तो उसके बारे में हम देखेंगे, ये पहले नोट कर लीजिए दोनों, ये स्टेटमेंट आ चुकी है एग्जाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी सेपरेट इलेक्टोरेट का आपको पता लग गया कि नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पता लगा क्या होता है। आपका कई जगह आपका ये आएगा, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों में क्या फर्क होता है। हाँ जी, आप इसमें ये याद रखिए कि आपका 1853 का एक चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट आया था। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी और वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके पास तीनों तरह की पावर होती थी, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेटिव भी और जुडिशियल पावर। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, ये जो एक्ट आया, इस एक्ट के बाद क्या हुआ था, दो बॉडीज बनाई गई थी। एक होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आपको समझने के लिए क्योंकि आगे भी आएगी, और दूसरी होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको क्यों बनाया गया था, इसको इसलिए बनाया गया था, इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था कानून बनाना, इनेक्टमेंट ऑफ लॉज, कानून को बनाना ही इसका मेन काम था। अब उस कानून को मानना
या उसमें कोई बदलाव करना है या उसको रिजेक्ट करना है, उसकी पावर तो किसके पास थी? एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव में कौन होता था? वॉइसरॉय। और उसकी हेल्प के लिए इसमें 3 मेंबर्स भी होते थे, 3 या 4 भी कर दी थी बाद में उनकी संख्या। उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये मेन पावर थी, ये एक तरह की मिनिस्ट्री मान। लेजिस्लेटिव हो गया आपका जो हाउस हो गया, जैसे लोकसभा है मान। हमारा जो कानून है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा बनाती है। और उसको आपका इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में तो आपका हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है। तो आपका मिनिस्टर का काम तो उस तरह ये कर रहे थे। ये वाली दूसरी बॉडी थी, इसका काम सिर्फ कानून बनाना था। ठीक है, ये समझ आ गई बात। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है। मैं यहां बात कर रहा हूं इसमें आपका 1917 की, और उस डेवलपमेंट का नाम है चंपारण सत्याग्रह। और ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1917 की बात है। चंपारण आपका कहां पे है? बिहार में। ये आपका बिहार में है। और ये क्यों हुआ था? मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट, उसको हम 3 कटिया सिस्टम कहते हैं। 3 कटिया सिस्टम का मतलब क्या हो गया? 3/20 आपका जो होल्डिंग ऑफ लैंड है, लैंड पे आपका इंडिगो कल्टीवेशन जरूरी था। इंडिगो कल्टीवेशन करना जरूरी हो गया था पीजेंट्स के लिए। आपका हिमाचल वगैरह में, जैसे आप हिमाचल के होंगे, यहाँ पे तो आपका वो चलता है ना एकड़ में। ठीक है, यहाँ एकड़, कोई मरले हो गया, कोई गज हो गया, उस तरह का चलता है ना। हमारा जो आपका मेजरमेंट का यूनिट है लैंड मेजरमेंट का, उसको हम बिस्वा बोलते हैं। 20 बिस्वा जो होता है वो आपका लगभग 1 बीघा के बराबर होता है। तो उस बीघा में से मतलब 3 बिस्वा में, 3 कटिया सिस्टम मतलब 3 बिस्वा में क्या होता था? आपका जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो करना जरूरी था। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है ये आपका कैसे चला? गांधी जी का एडवेंट तो आपका इंडिया में हो गया था। होने के बाद क्या हुआ था? एक राजकुमार शुक्ला नामक एक पॉलिटिकल लीडर था वहां का, चंपारण का। वो गांधी जी से मिला और उसने कहा कि भी आप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करो। फिर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी कहाँ चले गए? चंपारण। चंपारण जाने के बाद उन्होंने क्या किया? कई लोगों से मिले और उनको लगा कि भी किसानों की डिमांड है पीजेंट्स की, वो सही है। तो देन क्या हुआ कि जो वहां का डीएम था उसको पता लग गया कि गांधी जी आए हुए हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने क्या किया? ऑर्डर दिया गांधी जी को, भाई इन नो टाइम वो क्या करें? चंपारण को छोड़ दे। तो गांधी जी ने रजिस्ट किया, उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। देन क्या हुआ? कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया, है ना। और फाइनली क्या था? वहां का जो गवर्नर था उसने फिर गांधी जी को छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। फिर बाद में एक इंडिगो, एक मतलब ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई। और फिर क्या था? जो पीजेंट की जो डिमांड थी उनको सही मान लिया गया था। और लेकिन आपके इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया था? अपना पॉलिटिकल जो कैरियर है यहीं शुरू किया था। तो आपने इसमें मतलब इन दिस, या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इट वॉज सॉरी, इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ओबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया by which he entered into Indian politics. इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसी के द्वारा तो उन्होंने क्या किया था? उनकी एंट्री किसमें हो गई थी? इंडियन पॉलिटिक्स में होगी। ये समझ की बात। ये उनका वो मूवमेंट था जो सफल था, सक्सेसफुल मूवमेंट था। तो इस तरीके से वो यहाँ इंडियन पॉपुलराइज होगी। ये पहला मूवमेंट था, यहीं से उनका कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ था? एक अहमदाबाद में स्ट्राइक, इसी के नीचे आप लिख दें, गांधी जी से जुड़ा हुआ ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि कब हुआ था? ये आपका 1918 में
हुआ अहमदाबाद में स्ट्राइक, ये भी उनका सक्सेसफुल मूवमेंट था। और ये जो मूवमेंट है इसमें क्या हुआ था, ये इसमें मतलब पीजेंट की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका गुजरात में है। फॉर इंक्रीज इन wages and 10% of प्लेग बोनस। प्लेग पहले क्या था, कोरोना की तरह एक एपिडेमिक था वो। प्लेग बोनस, प्लेग बोनस होता है जो आपका एडिशनल अमाउंट या सैलरी एक तरह का दिया जाता है, ठीक है, वर्कर्स को, एक तरह का इंसेंटिव है। तो ये आपका जो वेजेस है, वेजेस की डिमांड उन्होंने करी कि भाई नहीं, हमारे जो वेजेस है उनको बढ़ा दिया जाए। तो इसमें तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो वर्कर्स है, वर्कर्स ने क्या किया, उन्हें 50% तक इंक्रीज की बात की वेजेस में, ठीक है। जो वर्कर्स है उन्होंने डिमांड करी वो आपका 50% तक इंक्रीज की बात की थी। और जो मेल ऑनर्स है, मेल ऑनर्स, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो सिर्फ 20% तक आपका जो वेजेज है इंक्रीज करेंगे। फिर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने दोनों के बीच थोड़ा सा मतलब आपका कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 35% तक आपका जो वेजेज है उसमें इंक्रीज किया जाए। फाइनली इसको मान भी लिया गया था। और सबसे बड़ी चीज क्या था कि इस मोमेंट में गांधी जी ने फॉर द फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक किया था। इन दिस मोमेंट गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड हंगर स्ट्राइक। आज की डेट में वो सबसे बड़ा वेपन है भाई, ठीक है। किसी पॉलिटिशियन के पास सबसे बड़ा वेपन क्या है, हंगर स्ट्राइक। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये किसने शुरू की इंडिया में, गांधी जी ने। हर कहीं बैठ जाते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, ठीक है। उस तरह तो लेकिन क्या होता था, कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता था, तो मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। कोई बंदा कोई खा तो नहीं रहा कोई चीज, है ना। लेकिन अब आपका क्या होता है, जैसे हम यूनिवर्सिटी वगैरह में करते थे तो मेडिकल चेकअप होता था, देखते थे, है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर वो करते थे, भाई डिमांड वगैरह टीम आती थी वहाँ डॉक्टरों में। लेकिन उस तरह नहीं था ऐसा, वहाँ पे क्या होता था, बैठे हुए हुई भूख हड़ताल करी हुई है। तो गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल है वो आपका इसी मूवमेंट के दौरान करी थी। और वो आज की डेट में सबसे बड़ा वेपन है कॉमन मासेस का, गवर्नमेंट को अपोज करने का या गवर्नमेंट पॉलिसी को अपोज करने का। एक और चीज इसी दौरान हुई थी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। ये आपका कब की बात है, ये भी आपका 1918 की बात है। और ये आपका ये भी एक सक्सेसफुल मूवमेंट था गांधी जी का। खेड़ा में क्या हुआ था, यहाँ पे आपका क्रॉप फेलियर इन खेड़ा इन गुजरात। और जो क्रॉप है वहां पे कितनी थी, क्रॉप प्रोडक्शन वाज लेस देन 1/4। इतनी फसल हुई मतलब कम हुई। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पे टैक्स लगा दिए। अब इसमें एक कोड बना हुआ था, अकॉर्डिंग टू फेमाइन कोड, पीजेंट्स जो किसान थे वर exempted from payment of tax if the crop is
if the crop production is less than, कितनी है, 1/4, 1/4 से अगर कम है तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि वो जो पीजेंट है उनको छोड़ दी जाएगी, उनको फिर आपका टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब लेकिन गवर्नमेंट तो तैयार थी, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं टैक्स तो भाई देना ही होगा। उन्होंने अपनी तरीके से एक नई रिपोर्ट बना दी और कहा कि भाई टैक्स तो मतलब प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुई। फिर बाद में इसमें क्या था, गांधी जी इसमें शामिल हो गए थे और फाइनली क्या हुआ था, जो पीजेंट है उनकी जो डिमांड है मान लिया गया। तो इसमें आपका ये हम देखेंगे कि फाइनली गांधी जी एंड पटेल, दो लोगों के यहाँ योगदान ज़्यादा है, participated in it and thus the demand of peasants were accepted। वो आपका स्वीकार कर ली गई थी, जो किसान है उनकी जो डिमांड है वो मान ली गई थी। और ये आपका तीसरा सक्सेसफुल मूवमेंट था गांधी जी। ये आपका यही मूवमेंट थे जो गांधी जी के सफल हुए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद जितने भी मूवमेंट हुए, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इंडिविजुअल सत्याग्रह था और लास्ट तक क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सारे फेल थे, वो सफल नहीं हुए मूवमेंट। हाँ, पीजेंट्स वर एक्सेप्टेड, उनकी डिमांड्स थी वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें आपने याद रखनी है, एक आपका एक्ट आया था, उस एक्ट को हम क्या कहते हैं, उस एक्ट को कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपका क्या हुआ था, ये जो चीफ मिनिस्टर और आपका जो गवर्नर वाला कंसेप्ट है इंडिया के अंदर स्टेटों में, वो आपका अभी भी है, वो इसी एक्ट में था। और सेंटर में भी आपका 2 हाउसेज क्या थे, उस एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। तो आपने यहाँ लिखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक तो हम इसको ये कहते हैं और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेगू तो यहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और चेम्सफोर्ड कौन था, वायसरॉय। ये तो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और ये आपके वायसरॉय थे, चेम्सफोर्ड वायसरॉय। ठीक है। इन दोनों की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि जो डीआरकी है, जो क्वेश्चन आ जाता है, डीआरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। हाँ जी, डीआरकी मतलब ड्यूअल रूल जो आपका स्टेटों में अभी भी होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो प्रोविंसेस में क्या हुआ, स्टेटों में क्या हुआ, प्रोविंस का मतलब स्टेट, स्टेटों में क्या हुआ, डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें क्या होता था, इसमें 2 तरह के फंक्शन होते थे डीआरकी। कुछ होते थे रिजर्व्ड फंक्शन, रिजर्व्ड फंक्शन होते थे या सब्जेक्ट्स होते थे, और कुछ होते थे आपके ट्रांसफर, कुछ होते थे ट्रांसफर। अब ये रिजर्व्ड फंक्शन होते थे, इसमें आपका क्या क्या आ जाता था, इसमें आता था फाइनेंस, आपका जैसे पुलिस हो गया या जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर जो मेन मेन फंक्शन थे। ठीक है। फिर आपका जैसे इरिगेशन हो गया। ठीक है। ये सारे फंक्शन किसके पास हो गए, जैसे रेलवेज वगैरह, रेलवेज, ये सारे फंक्शन होते थे गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। ये होते थे गवर्नर, नहीं स्टेटों में क्या होता था, गवर्नर।
गवर्नर जनरल या वाइसरॉय तो सेंट्रल लेवल पे होता प्रेसिडेंट की तरह। ये आपको जो फंक्शन होते थे किसके पास होते थे? गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टेटों में होते थे गवर्नर, उनके लिए एक अलग से बॉडी बनी होती थी जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, आज की जो मिनिस्ट्री तो काम किसके लिए करती है? सीएम के लिए। उस दौरान किसके लिए काम करती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या मिनिस्ट्री? गवर्नर के लिए। ठीक है, तो उनके पास ये जो मेन मेन फंक्शन होते थे। और इधर आपका क्या था? ट्रांसफर्ट। ट्रांसफर्ट में कौन कौन से फंक्शन आते थे? इसमें आता था जैसे आपका सोशल सर्विस हो गया, इसमें जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एक्साइज हो गया। ये कुछ फंक्शन थे, ये किसके पास होते थे? ये होते थे इंडियन मिनिस्टर्स के पास। इंडियन मिनिस्टर्स का मतलब आपका जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की, इंडियन मासेज ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के जो प्रतिनिधि थे उनके पास होते थे, उनको इंडियन मिनिस्टर कहा जाता था। तो इस तरीके जो फंक्शन थे उनको दो भागों में बांट लिया गया स्टेटों के अंदर, उसको हम डीआरकी कह देते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो डीआरकी है वो आपका डीआरकी को, हाँ जी, हाँ, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एक्साइज है। एक्साइज समझते हो? इकोनॉमी आपने पढ़ी हुई होगी, उसमें आपको जो प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, आबकारी उसको हम हिंदी में कहते हैं। तो वो जो फंक्शन थे किसके पास थे? वो इंडियन मिनिस्टर्स के पास थे। और दूसरा इसके द्वारा क्या हुआ था कि अगर हम देखें सेंट्रल लेवल पे, पहले एक ही हाउस था ना मेनली, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, वो नाम की थी। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि टू हाउसेस वर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर, दैट इज, इसमें कौन कौन से हाउस थे? अगर आपसे पूछा जाए भाई लोकसभा या राज्यसभा किस एक्ट के द्वारा बना, तो आपका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा वो बना था। टू हाउसेज कौन से थे? एक तो हो गया आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा आपका क्या हो गया? लेजिस्लेटिव, उसको हम काउंसिल कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसमें हमारे को क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपका 60, इसमें क्या होते थे? सदस्य होते थे, यानी कि 34 इसमें होते थे इलेक्टेड और 26 आपका नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, 34 इलेक्टेड हो गए और ये आपका 26 हो गए नॉमिनेटेड, जो आपका वैसे ही वॉइस रॉय बना देता था, अपॉइंट कर देता था। और इधर आपका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी इसमें कितने थे? 145 मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें आपका 104 और इधर आपका क्या आ जाएगा? 41, यानी कि इलेक्टेड कितने थे? इलेक्टेड थे 104 और ये आपका 41 क्या थे? नॉमिनेटेड। ये आपका इसमें मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है कि टू हाउसेज क्या थे? इसी एक्ट के द्वारा सेंटर में बनाए गए थे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की ये फॉर्मेशन है वो किस एक्ट के द्वारा हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा। और इसमें एक और चीज हुई कि आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है वो आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट was extended to, किसको दे दिया गया था? सिखों को, ठीक है, एंग्लो इंडियंस उनको भी दे दिया गया था, इंडियन क्रिश्चियंस, इनको दे दिया गया। लेकिन जो इससे पहले वाला था एक्ट था, कौन सा था? वो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो उस एक्ट में किसको दे दिया गया था बताओ?
सिर्फ मुस्लिम। यहाँ इस एक्ट में क्या हुआ, सिखों को हो गया, एंग्लो इंडियंस हो गया और इंडियन क्रिश्चियंस, उनको क्या था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, ये बात समझ गए कि नहीं? मतलब आपका मैंने डीआरकी का, डीआरकी मतलब आपका यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो आपका गवर्नर और सीएम का कंसेप्ट है वो आपका इसी एक्ट के द्वारा आया था। गवर्नर प्लस सीएम का एक्ट जो आपका प्रोविजन है वो इसी एक्ट के द्वारा आया था। और दूसरा क्या था, लोकसभा और जो राज्यसभा उनका प्रोविजन भी इसी एक्ट के द्वारा आया था। अब इसमें एक चीज हमारे को ध्यान में रखनी जरूरी है, वो ये है कि आपका जैसे इसी दौरान हमारे को ये भी पता लगता है कि आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। वर्ल्ड वॉर जो वन है वो आपका कब से कब तक हुआ था बताओ? हाँ, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। 1919 में तो वो खत्म हो गया, एंड हो गया। तो अब लेकिन आपका क्या था कि वो जो वॉर था उसमें एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ वो क्या था, हाँ जर्मनी था, कोई ऑस्ट्रिया हंगरिया था, टर्की था, ये लोग थे ना। तो अब इसमें लेकिन क्या हुआ कि मतलब वॉर में क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी नुकसान हो गया, काफी पैसा उसका लग गया, सेना के ऊपर, वेपन्स एमुनिशन के ऊपर उसको काफी खर्चा करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए इंडिया में, इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ गई, महंगाई यहाँ पे ज्यादा हो गई, आम आदमी की जो लाइफ है वो आपका क्या था, वो काफी यहाँ पे क्रिटिकल होगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो मूवमेंट है वो आपका होने शुरू हो, और जब मूवमेंट शुरू हुए तो उन मूवमेंट को दबाने के लिए क्या हुआ था कि एक एक्ट लाया गया, तो उसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, आपने रोलेट एक्ट के बारे में सुना हुआ होगा। ये एक ऐसा एक्ट था, इसके द्वारा क्या था कि किसी भी आदमी को विदाउट ट्रायल क्या था 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था, किसी भी इनोसेंट आदमी को, और उसमें तो बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, तो लास्ट आपने ये क्या लिखना है, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये आपका कब आया था, 1919 में आया था। और किसकी रिकमेंडेशन पे लाया गया था? हैं? हाँ, वो इसकी ऑपोजिशन में हुआ था, लेकिन ये जो रोलेट एक्ट है, इट वॉज इट वॉज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑफ सिडनी रोलेट, सिडनी रोलर की, टू सप्रेस द पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। इसके द्वारा तो आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। यानी इसमें क्या था कि अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन would be arrested for the period of 2 years without trial, विदाउट ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के किसी आदमी को इसमें जेल में डाला जा सकता था 2 ईयर के टाइम के लिए। ठीक है, 2 ईयर तक उसको क्या था, जेल में रखा जा सकता था। वो कोई भी इनोसेंट आदमी हो सकता था, वो सिर्फ शक के आधार पर। इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ जो आपका गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे उनको जेलों में डाल दिया गया था, और उसी का रिजल्ट था आगे फिर क्या था, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो आपका हुआ, है ना। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है उसमें तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन उसका ऑपोजिशन आपका क्यों हुई थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो आपका क्यों हुआ था पता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हाँ, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक तो रोलेट एक्ट भी उसमें कॉज था, लेकिन इसका सिर्फ यही एक कॉज नहीं है। कॉज आपका ये था कि भाई आपका जो फेमस लीडर्स थे पंजाब के, उनको अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। तो उसकी अपोजिशन में क्या हुआ था, लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे।
जलियांवाला जो बाग है वो आप लोगों ने देखा होगा अमृतसर में, वो तो आपका बंद है, वही चारों तरफ से उसमें दीवार है और एक नैरो पैसेज है उसमें अंदर जाने के लिए। तो लोग वहां पे बैठे हुए थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। तो फिर आपका क्या था, उसमें दो लोगों का जिक्र आता है, वो कंफ्यूजिंग है। एक को हम बोलते हैं रीजिनोल्ड ब्रिगेडियर डायर कहते हैं, और एक को कहते हैं माइकल ओ डायर। दो लोग थे वो। अब जो माइकल ओ डायर था, ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ पंजाब, पंजाब का वो एक गवर्नर था। उसने क्या किया, उसने एक पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर रीजनल ब्रिगेडियर डायर को डिप्लॉय किया था पंजाब में मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। अब वो जो ब्रिगेडियर था वो डायर, वो क्या था, वो अपनी पुलिस फोर्स के साथ कहाँ चला गया, जलियांवाले बाग में। और वहाँ पे जो नैरो पैसेज था, वहाँ पे उसने पुलिस को अपनी वहाँ पे डिप्लॉय किया और वहाँ पे उन्होंने ओपन फायर किया, ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर, एंड ही ऑर्डर टू ओपन द फायर। तो अब जब फायर की, तो फायर आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो पुलिस होती है जनरली, आप अगर कोई बड़ी इंसिडेंट भी हो जाती है, रेयरेस्ट वो सीधे आपका फायर नहीं कर सकती है, वो मोस्टली आपका क्या करती है, बेल्ट से नीचे वो आपका टांगों में वो फायर कर सकती है। फायर करने से पहले क्या होता है, अलार्मिंग के लिए कम से कम 24 बार आपका क्या होता है, एयर में फायर किया जाता है ना, लोगों को अलार्म करने के लिए। लेकिन आपका क्या है, सीधा नहीं मार सकते, तो यहाँ तो सीधा ही मार दिया गया और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो वो हम इसमें नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस आपका यही है, आपने इसको देखना है क्योंकि आपने मेनली इसमें क्वेश्चन करने, ठीक है। आपका क्वेश्चन मोस्टली इसमें ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे, तो क्वेश्चन तो मैंने आपको साथ साथ में बता दिए, ये आपने करना।